आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 31। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांग सिद्धांत में उपभोक्ता के संतुलन की मान्यता नहीं है? तो इसका आंसर है आपका आंसर बी, अनुकूलतम संतुष्टि, ऑप्शन बी। लेखांकन प्रणाली जो अदत्त व्ययों और उपार्जित आयों को लाभ की गणना करने के लिए संज्ञान में नहीं लेती, वह कहलाती है इकहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन सी। किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में साझेदारी को शेष साझेदार क्रय करेंगे। किस चीज़ में क्रय करेंगे? पूंजी अनुपात में, ऑप्शन ए। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है? देनदार आपका 40,000 है, प्राप्य विपत्र कितना है? 20,000, उधार विक्रय दे रखा है 2,50,000, विक्रय वापसी है 10,000, देय विपत्र है 10,000। औसत वसूली अवधि क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, औसत वसूली अवधि का फॉर्मूला क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है कुल देनदार। ठीक है, डेटर्स और देनदार का मतलब, कुल देनदार का मतलब होता है देनदार और प्राप्य विपत्र को प्लस करना, इसे और इसे दोनों को प्लस करके लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा? डेटर्स, ठीक है, डेटर्स अपॉन क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, क्या होगा इसका फॉर्मूला? डेटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, तो डेटर्स कितने हुए हमारे दोनों मिला के? 40 और 20 जोड़ के हुए 60,000। ठीक है, अब बोला गया नेट क्रेडिट सेल का मतलब होता है जो आपने सेल किया उसमें से सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2,50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना आया आपका? 40,000। ठीक है, अब ये हमें किस में निकालना है? यहाँ पे पीरियड दे रखा है मंथ में। अगर डे में दे रखा होता तो हम 365 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अब ये दे रखा है मंथ में तो हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई। तो 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 4 तिया, ये कितना हुआ? 2,40,000। ठीक है, तो अब ये 6 चौक 24 और 4 तिया 12, तो कितना आया आपका आंसर? इसका आंसर हुआ 3 मंथ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऊपर 60,000, नीचे 2,40,000 मल्टीप्लाई 12। अब क्वेश्चन 5 है, भारत में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व है। तो किसका उत्तरदायित्व है जनगणना कराने का? भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय पर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए इन ये कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि में रसायनों का प्रयोग है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, हरित ईंधन योजना का उद्देश्य शीशा रहित पेट्रोल द्वारा वायु प्रदूषण को कम करना है। तो इसका आंसर है आपका पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि में रसायनों का प्रयोग है, मतलब ये ऑप्शन गलत है आपका। अब है 7 क्वेश्चन, व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। काल श्रेणी पूर्वानुमान के अंतर्गत गत अनुभवों में प्राप्त समंकों का विश्लेषण किया जाता है। निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की न्यूनतम वर्ण रीति को सर्वोपयुक्त रेखा भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है व्यावसायिक पूर्वानुमान की न्यूनतम वर्ण रीति को सर्वोयुक्त रेखा भी कहते हैं, ये गलत है। न्यूनतम वर्ण रीति को सर्वोत्तम रेखा नहीं कहते। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका, व्यवहारिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली है। तो उसकी लागत लेखांकन प्रणाली क्या है? उपकार लागत प्रणाली, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का एक उपकरण नहीं है? देखिए लेखांकन में हमने अभी तक पढ़ा, देखा लेखांकन का पार्ट होता है वित्तीय लेखांकन होता है। ठीक है, अब वित्तीय लेखांकन होता है और कौन सा लेखांकन होता है? प्रमाप लागत लेखांकन भी होता है और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण भी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? स्फीति लेखांकन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी।
10 क्वेश्चन है, किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाता है, नगद विक्रय के रूप में, उधार विक्रय के रूप में, अंतिम विधि के रूप में या देनदार के रूप में। तो देखिए विक्रय के आधार पर माल बेचा जाएगा तो किस पे किया जाएगा, अंतिम माल के बारे में बात हो रही है। विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाएगा तो किसका, अंतिम रहती के रूप में। ठीक है, जो बाद में बचेगा वो किसके रूप में आएगा, अंतिम रहती के रूप में। अब देखिए 11 क्वेश्चन है, चालू अनुपात आपका 2.5 है, कार्यशील आपकी कितनी है, कार्यशील पूंजी ठीक है कितनी है, 90,000। तो चालू संपत्तियों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ देखिए क्या होता है, चालू अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे, करेंट रेशो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। जब आपका क्या दे रखा हो, कार्यशील पूंजी दे रखी हो, जब वर्किंग कैपिटल दे रखा हो तो क्या करते हैं, जो हमारा रेशो निकल कर आ रहा है ये रेशो है हमारा, तो हम इसको करंट एसेट्स मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, करंट लाइबिलिटी। तो और उसके साथ में हम मान लेंगे एक्स। तो ये क्या है हमारा, करंट एसेट्स 2.5 एक्स और करंट लाइबिलिटी क्या है हमारा एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है आपका, 90,000। ठीक है, और ये कितना था, 2x माइनस 1x, तो कितना निकला आपका 0.5x। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 60,000। x इज इक्वल टू कितना हो गया 60,000। अब इनमें बोला था चालू संपत्ति को निकालना है, चालू संपत्ति मतलब 60,000 मल्टीप्लाई 2.5 तो कितना निकलेगा 1.5 लाख, ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में रखते हुए एक सही विकल्प को पहचानिए। देखिए दो आपको ये दे रखे हैं सही विकल्प, दो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि ये सही कौन सा है इसमें। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण जन्म दर निम्न होती है किंतु मृत्यु दर ऊंची होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना जन्म दर निम्न होती है ना मृत्यु दर ऊंची होती है। ठीक है, उनके मध्य अंतर अधिक होता है, तो ये भी नहीं होता। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये ना तो ए और ना बी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब बोल रहे हैं एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है, अधिभार मतलब सरप्लस। ठीक है, जहां उसकी कुल आयु अधिक होती है, तो कितनी होती है, 10% का अधिभार होगा तो उसकी कुल आयु कितनी होगी, कितनी होगी इसकी होगी 50 लाख से अधिक होगी। ठीक है, 10% तब होगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली क्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्रभावित करने वाली क्रिया को, नेतृत्व, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 है अभिप्रेरणा का संबंध है, किससे संबंध है अभिप्रेरणा का संबंध, नेतृत्व से। तो ऑप्शन सी होगा इसका भी। अब बोल रहे हैं नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है निर्वादवादी शैली, ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं 17 क्वेश्चन क्या है आपका, सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारण गुणांक के बीच जो संबंध है निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो उसका कैसे व्यक्त किया जाएगा, वो व्यक्त किया जाएगा निर्धारण गुणांक संबंध गुणांक का वर्ग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग हैं, तो किसका अभिन्न अंग है, परिचालन प्रतिवेदनों का, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है आपका वार्षिक आवश्यकता हेतु एक कंपनी किसी वस्तु की 8,000 इकाइयाँ क्रय करती है, प्रत्येक इकाई की लागत 10 रुपये है, आदेश की लागत क्या है, प्रति आदेश 30 रुपये। ठीक है, अब सामग्री रखने की लागत वार्षिक औसत लागत स्कंद का 7.5% है, तो मितव्ययी आदेश मात्रा होगी। अब देखिए मितव्ययी आदेश मात्रा का फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं हम EOQ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाई पर ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है, अपॉन में होती है कैरिंग कॉस्ट।
ठीक है, ये होता है आपका पूरा वैल्यू रूट में। ठीक है, पहले देखिए, आप देखिए आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखा है 8,000 रुपये, ये वाला इकाइयाँ। ठीक है, अब ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है आपको कितनी, ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है, पर ऑर्डर कॉस्ट प्रत्येक इकाई की लागत कितनी है, ये रही ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है आपको 30 रुपये। ठीक है, फिर बोला जा रहा है इसमें कि आपको कैरिंग कॉस्ट पहले निकालेंगे। देखिए कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर नहीं दे रखी, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे पहले। कैरिंग कॉस्ट में क्या करेंगे, पहली वैल्यू जो दे रखी है प्रत्येक इकाई की लागत वो कितनी है 10, तो 10 मल्टीप्लाई जो आपने परसेंटेज निकाली थी औसत स्कंद की उसे लिखेंगे 7.5 अपॉन 100। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, इससे ये कट गया तो आपकी निकलेगी 0.75। ठीक है, ये निकला है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका होगा आपका, ये निकला था आपका 2, तो 2 मल्टीप्लाई 8,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी आपकी 30। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कितनी निकल के आई हमारी 0.75, तो वैल्यू निकली कितनी हमारी, पूरी वैल्यू निकलेगी आपकी रूट में 64,000,000। ठीक है, 6,40,000। ठीक है, अब इसको रूट में करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 800, और आंसर आया आपका क्या, ऑप्शन बी। अब 20 क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए विस्तार, उत्साधन, अवनीति या पुनरुत्थान व्यापार चक्र के 4 चरण हैं। व्यापार चक्र पूंजीवादी पद्धति का एक अंग है। किन्स के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौलिक घटना है। व्यापार चक्र का नवाचार सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर ने के नाम से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा किन्स के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौलिक घटना है। इसका आंसर ये सही नहीं है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।